नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थपेडिया इकोनॉमी बाय अंजू चौधरी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है मौद्रिक नीति और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये जो है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो किसी देश की जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा ये निर्धारित की जाती हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर इसको निर्धारित करने वाला कौन है? तो जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके द्वारा जो है ये निर्धारित की जाती है। अब देखते हैं ये काम क्या करती है। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा प्रवाह होता है उसको नियंत्रित करने का काम करती है और जो नीति होती है उसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। और इसके अंदर मुद्रा प्रवाह किस टाइम पर नियंत्रित की जाती है? तो जो मुद्रास्फीति होती है, जिसको महंगाई भी बोलते हैं, जो इन्फ्लेशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, और जो मुद्रा अविस्फीति होती है, डिफ्लेशन जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, तो उसको नियंत्रित करने का काम करती है ये मौद्रिक नीति। और ये जो है इसके अंदर क्या क्या होता है? तो जो मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर कंजप्शन होता है, ग्रोथ होती है, लिक्विडिटी होती है, विकास और तरलता बोलते हैं इनको हिंदी के अंदर, और इसको नियंत्रित करती है जो ये मुद्रा नीति होती है। और मुद्रा नीति के अंदर जो है मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दर इसके अंदर मुख्य रूप से शामिल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। और मुद्रा नीति के जो उपकरण होते हैं उन वो कौन कौन से उपकरण होते हैं? तो दो टाइप के उपकरण होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। और दूसरा जो उपकरण होता है उसको बोलते हैं गुणात्मक उपकरण और इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन मात्रात्मक उपकरण, जिसको क्वांटिटेटिव टूल्स बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टाइप आता है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन का आता है और इसको हिंदी में बोलते हैं खुला बाजार संचालन। तो इसके अंदर क्या करते हैं? जो आरबीआई होती है वो जो सरकार की प्रतिभूतियाँ होती हैं उसको खरीद बिक्री करती है, या तो खरीदती है या फिर बिक्री करती है। जब बाजार के अंदर तरलता अधिक होती है, लिक्विडिटी अधिक होती है, तो आरबीआई जो है वो जो है प्रतिभूतियों को बेचता है। और तरलता कम होती है तब वो खरीद लेता है कम करने के लिए, और बढ़ाने के लिए जो है वो बढ़ाने के लिए तो बेचता है और कम करने के लिए जो है खरीद लेता है तरलता को ये मैनेज करने के लिए। और इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर खुला बाजार संचालन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टूल कौन सा है? तो दूसरा टूल है उसका नाम है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मतलब तरलता जो है वो समायोजित सुविधा जो है, इसकी फुल फॉर्म हिंदी के अंदर होती है। तरलता क्या होती है? जिसको आसानी से मार्केट के अंदर चलाया जा सकता है उसको बोलते हैं तरल वस्तु। जैसे सबसे ज़्यादा तरल कौन सी चीज़ होती है? तो जो करेंसी होती है, जो रुपया पैसा है, वो सबसे ज़्यादा तरल होते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो सोना वगैरह, जो वो ज़्यादा तरल होते हैं, उनको आराम से आप जो है करेंसी के अंदर चेंज करवा सकते हैं। तो जो लैफ है ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसको आरबीआई ने कब शुरू किया था? तो ये है 2000 के अंदर शुरू किया गया था और इसके तहत जो है रेपो मार्केट का विकास किया गया था। तो रेपो मार्केट देखते हैं। तो जो धन होता है, यदि विक्रेता एक निश्चित समय के बाद धन को पुनः खरीदने का विकल्प अपने पास में रखता है तो उसको बोलते हैं रेपो मार्केट। एक्चुअली इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? रीपरचेज ऑप्शन। जो इसके पास में यदि जो धन विक्रेता होता है उसके पास में रीपरचेज का ऑप्शन उपलब्ध रहता है तो उसको बोलते हैं रेपो मार्केट। और इसके तहत जो है जो प्रतिभूतियाँ होती है, सिक्योरिटीज जो होती हैं, वो गिरवी रखी जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और ये जो है ये किसकी सिफारिश पर लागू की गई थी? लैफ। तो ये नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर लागू की गई थी। और ये जो रेपो मार्केट का जो बाजार है वो आरबीआई और बैंकों के बीच अल्पकालीन शॉर्ट टर्म के लिए लेन देन के लिए यूज में लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। फिर अपन देखते हैं रेपो रेट। तो जो ब्याज दर होती हैं, कौन सी ब्याज दर होती हैं? तो आरबीआई जो है बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकालीन समय के लिए जो ऋण उपलब्ध करवाती हैं उसके ऊपर जो ब्याज दर लगती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। और इसके अंदर जो न्यूनतम राशि होती है, पैसे कितने ले सकते हैं उधार इसके अंदर? तो 5 करोड़ रुपए। और समय होता है, अल्पकालीन समय कितना माना गया है? तो 1 वर्ष का समय माना गया है। तो ये रेपो रेट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसको याद रखना। फिर वापस देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो यदि इसका उल्टा कर दिया जाए, रेपो रेट का उल्टा करते हैं तो ये रिवर्स रेपो रेट बन जाती है। आरबीआई के पास में कोई बैंक अपना धन जमा करवाता है तो उसको जो ब्याज मिलता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जो रिवर्स रेपो रेट होती है वो रेपो रेट से हमेशा कम होती है, नहीं तो फायदा क्या होगा आरबीआई को। तो इसलिए जो है रिवर्स रेपो रेट को कम रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन।
फिर अपन देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, MSF, हिंदी में बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। और ये RBI ने कब शुरू की थी, तो ये 2011 के अंदर इसकी शुरुआत की थी। और ये सुविधा जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये केवल भारत के अंदर कौन से शहर के अंदर उपलब्ध है, तो ये सुविधा केवल मुंबई के अंदर उपलब्ध है। और इसके तहत क्या होता है, तो RBI जो है बैंकों को एक दिन के लिए धन उधार देती है। यदि ये धन शुक्रवार को दिया जाए तो ये 3 दिन के लिए मिल जाता है, क्योंकि उनको जो सैटरडे आता है फिर संडे आता है और इनको मंडे को वापस रिटर्न करना पड़ता है। और इसमें जो न्यूनतम धनराशि कितनी उधार लेनी पड़ती है, तो वो जो राशि है उसका अमाउंट है 1 करोड़ रुपये। और ये क्यों लिया जाता है, तो जो CRR है उसको बनाए रखने के लिए जो है RBI ये MSF लेते हैं। ठीक है, ये दिया जाता है RBI के द्वारा बैंकों को, और कैश रिजर्व रेशो जो है उसको मेंटेन करने के लिए ये दिया जाता है। और इसके अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल और किया जा सकता है, तो जो SLR होता है उसकी प्रतिभूतियों का भी इसके अंदर उपयोग किया जाता है। तो SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है इसके अंदर वो SLR होता है। उसकी जो प्रतिभूतियाँ होती है, जो उसके अंदर प्रतिभूतियाँ रखी जाती है, उसका भी उपयोग किया जा सकता है MSF के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है MSF, इसको आप याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं। और सभी बैंकों को अपनी कुल जमा जो NDTL होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी जो होती है, एक निश्चित जो प्रतिशत होता है उसको उस परिसंपत्तियों के रूप में रखना होता है। तो ये क्यों रखा जाता है, तो ये मतलब बैंकों को रखना इसलिए ज़रूरी है कि अचानक फायर फाइटिंग करनी पड़ जाए तो जो है बैंकों का जो पैसा जमा है RBI के पास में, और अचानक जो है इनको कस्टमर जो है पैसा लेने आ जाए तो यहाँ से वापस पैसा लौटाया जा सके और जो बैंक है वो दिवालिया होने से बच सकता है। तो SLR है उसके ऊपर ब्याज भी मिलता है, RBI के द्वारा इनको जो जमा करवाया जाता है उसके ऊपर इनको ब्याज भी मिलता है बैंकों को, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको। और इसके अंदर जो है सभी बैंकों को जमाओं का एक जो NDTL होता है उसका निश्चित प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों के अंदर निवेश करना अनिवार्य है। इसके तहत अनिवार्य है कि जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, उनको खरीदना अनिवार्य है SLR के तहत। फिर अपन दूसरे देखते हैं गुणात्मक उपकरण। तो गुणात्मक उपकरण जो होते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। और सबसे पहले इसके अंदर है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो है यदि मुद्रास्फीति की समस्या है और तो RBI जो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देती है, और यदि मंदी की समस्या है तो जो RBI है वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर देती है। फिर अगला देखते हैं कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। तो इसके अंतर्गत जो है डाउन पेमेंट की जो राशि है उसको कम ज़्यादा किया जाता है, उससे जो है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन किया जाता है। और मुद्रास्फीति जब होती है, महंगाई जब बढ़ती है, तो डाउन पेमेंट की राशि को बढ़ाया जाता है, और मंदी की स्थिति में डाउन पेमेंट की राशि को घटाया जाता है। इस तरह से जो है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन किया जाता है। अब आगे का है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है, बैंक यदि उपभोक्ता को ऋण अधिक देती है तो बाजार के अंदर मांग बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती है। बैंक यदि निवेशकों को ऋण देती है तो बाजार के अंदर आपूर्ति बढ़ती है, और इससे जो महंगाई के दौरान निवेशकों को अधिक ऋण प्रदान करती है तथा जो उपभोक्ता है उनको ऋण कम प्रदान करती है। तो ये जो है राशनिंग करती है, एक तरह से भेदभाव करती है इसके तहत। फिर जो है इसके अंदर लास्ट वाला है डायरेक्ट एक्शन। इसके अंदर क्या होता है, यदि कोई बैंक नियमों का उल्लंघन करता है, पालन नहीं करता है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई की जाती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। तो ये जो हमने दो गुणात्मक उपकरण और जो ये उपकरण पढ़े हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स, ये दोनों हमने मॉनिटरिंग पॉलिसी के अंतर्गत पढ़े हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो चैनल है अर्थपेडिया इकोनॉमी बाय अंजू चौधरी, उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।